दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक पर्दे के पीछे चौबीसों घंटे काम करता है। ये एक बहुत बड़ी, जटिल मशीनरी का जाल है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन हमारी हर यात्रा, हर सफ़र इसी पर तो टिका है। तो आज हम इसी अनदेखी दुनिया में झांकेंगे, जहां इंजीनियरिंग और नियम मिलकर पटरियों को महफूज रखते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यह सवाल ही ट्रैक मेंटेनेंस के काम के हाई स्टेक्स नेचर को दिखाता है। चलती फिरती लाइनों पर काम करना, ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जिंदा मरीज की सर्जरी करना, जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यह सब होता कैसे है। तो सबसे पहले मिलते हैं इन ऑपरेशंस के हीरोज से। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि वो माहिर लोग भी हैं जो इन विशाल मशीनों को चलाते हैं। इन्हें हम पटरियों के संरक्षक भी कह सकते हैं। देखिए, ट्रैक मशीनें मूल रूप से दो तरह की होती हैं। एक वो जिन्हें चलने के लिए एक अलग लोकोमोटिव, मतलब एक इंजन की जरूरत पड़ती है, और दूसरी वो जो सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं, यानी अपने इंजन से खुद चल सकती हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों को चलाने के नियम कायदे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हर मिशन के सेंटर में एक दो लोगों की टीम होती है। एक होता है पायलट, यानी मशीन इंचार्ज, जिसकी जिम्मेदारी खुद मशीन को सेफ तरीके से चलाने की होती है। और दूसरा होता है मिशन कमांडर, यानी ट्रैक सुपरवाइजर, जो पूरी साइट की सेफ्टी देखता है, काम करने की जगह को सिक्योर करता है और काम खत्म होने के बाद सर्टिफाई करता है कि ट्रैक ट्रेनों के लिए फिट है या नहीं। भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन काम एक टीम की तरह ही होता है। अच्छा, अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो मिशन जिसमें ट्रैक के एक सेक्शन को काम करने के लिए टेम्परेरी तौर पर बंद करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को लाइन ब्लॉक लेना कहते हैं। तो ये लाइन ब्लॉक आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये ट्रैक के एक हिस्से को हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद करने की ऑफिशियल परमिशन है। इसके बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। समझिए कि ये एक सेफ्टी बबल है जो पटरियों पर काम करते समय क्रू को बचाता है। लाइन ब्लॉक लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत एक रिटन डिमांड से होती है, जिसे कंट्रोल रूम से मंजूरी मिलती है। फिर स्टेशन मास्टर परमिट जारी करता है। काम पूरा होने के बाद ट्रैक को फिट घोषित किया जाता है और सिर्फ उसके बाद ही लाइन को दोबारा ट्रेनों के लिए खोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में गलती की कोई जगह नहीं होती। अब बात करते हैं सेफ्टी रूल्स की। इन्हें सिर्फ एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये वो प्लेबुक है जिसे फॉलो करना हर मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। यही नियम है जो इतने बड़े जोखिम को काबू में रखते हैं। जरा इस सेफ्टी किट पर एक नजर डालिए। इससे पता चलता है कि क्रू को हर सिचुएशन के लिए कितना तैयार रहना पड़ता है। खराब मौसम के लिए फॉग सिग्नल्स यानी डेटोनेटर्स हैं, आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी, और तो और चेतावनी देने के लिए रिमोट से चलने वाले हूटर भी होते हैं। सच में तैयारी का लेवल कमाल का है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेफ्टी रूल छिपा है। जब कई मशीनें एक साथ ग्रुप में ट्रैक पर चल रही हों, तो उनके बीच कम से कम 2 होना ही चाहिए। ये एक तरह का बफर जोन है जो किसी भी तरह के टकराव को रोकता है। इस काम में फोकस यानी एकाग्रता कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काम के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इतनी भारी भरकम मशीनरी के साथ काम कर रहे हों, तो एक सेकंड का ध्यान भटकना भी बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए अब कुछ और भी मुश्किल और नाटकीय सिचुएशंस को देखते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे ये नियम खास तौर पर चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हालात में काम करने के लिए बनाए गए हैं। जरा सोचिए, इतनी भारी मशीनरी को सीधी पहाड़ी ढलानों पर चलाना कितना मुश्किल होगा। इंडियन रेलवे में इन इलाकों को घाट सेक्शन कहा जाता है, और यहां काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो घाट सेक्शन की एक ऑफिशियल परिभाषा भी है। ये कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसका 70% या उससे ज्यादा हिस्सा खड़ी ढलान वाला हो। और इसी ऑफिशियल क्लासिफिकेशन की वजह से यहां काम करने के लिए खास और सख्त नियम लागू होते हैं। यहां पर इंजीनियरिंग का जो लॉजिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। जब मशीन को खड़ी चढ़ाई पर ऊपर ले जाना होता है, तो इंजन मशीन को पीछे से धक्का देता है। इससे एक्स्ट्रा पावर मिलती है और मशीन पीछे नहीं लुढ़क सकती। और वहीं ढलान पर नीचे आते समय इंजन आगे रहता है ताकि वो ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल कर सके। है ना कितना सिंपल लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मतलब मशीन में ही कोई खराबी आ जाए, तो उसके लिए भी एक क्लियर प्रोटोकॉल है।
मशीन को फौरन सुरक्षित किया जाता है और इसे एक ऑफिशियल उपकरण विफलता एक्सीडेंट माना जाता है। जरूरत पड़ने पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भी बुलाया जा सकता है, मतलब हर हाल के लिए एक प्लान पहले से तैयार है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे पक्का किया जाता है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें मेन लाइनों पर चलने से पहले 100% सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही सख्त कई लेयर्स वाली सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। भारतीय रेलवे पर किसी भी तरह की मशीन या ट्रेन की सेफ्टी और सर्टिफिकेशन के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है RDSO, यानी रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नई मशीन इनके सर्टिफिकेट के बिना पटरियों पर नहीं आ सकती। इस टाइमलाइन से ये पूरी जटिल प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले RDSO एक प्रोविजनल स्पीड सर्टिफिकेट देता है, फिर जोनल रेलवे ट्रायल्स की मंजूरी देता है। इसके बाद मशीन की स्टेबिलिटी जांचने के लिए बहुत डिटेल्ड ऑसिलेशन ट्रायल्स होते हैं। इन ट्रायल्स के नतीजों के आधार पर फाइनल स्पीड सर्टिफिकेट मिलता है और आखिर में रेलवे बोर्ड फाइनल हरी झंडी दिखाता है। ये एक बहुत ही बारीकी से की जाने वाली प्रक्रिया है। ये कोर्ट इस बात पर मुहर लगाता है कि आखिरी जिम्मेदारी और अधिकार किसके पास है। नेटवर्क पर किसी भी नई मशीनरी को मंजूरी देने में रेलवे बोर्ड ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो दिखाता है कि ये मामला कितने ऊंचे लेवल पर कंट्रोल किया जाता है। तो अगली बार जब किसी का ट्रेन का सफ़र बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ हो, तो एक पल के लिए ये सोचना तो बनता है कि क्या ये आराम सिर्फ एक अच्छी पटरी का नतीजा है या फिर ये उन मशीनों और उनके क्रू का कमाल है जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही चुपचाप अपना मिशन पूरा किया था।